नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजनीति और राजनेता दोनों ही भविष्य के नैरेटिव पर चलते हैं। फिलहाल राजनीति स्थिर नजर आ रही है, लेकिन कब ये राजनीति, देश की राजनीति, राज्यों की राजनीति अस्थिर हो जाए, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज बात करेंगे बिहार की और महाराष्ट्र की। बिहार की बात इसलिए करेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि वो 10 सांसद जेडीयू के तोड़ने वाली है। दूसरी तरफ ऐसी खबर है महाराष्ट्र से कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजित पवार की पार्टी में करने के बाद एनडीए के साथ ही बन सकते हैं। तो जो मैंने पहली बात कही कि राजनीति और राजनेता भविष्य के नैरेटिव पर चलते हैं, तो आज बात करेंगे कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा। क्या जो बातें चल रही कि एक धड़ा आरजेडी की तरफ जाना चाहता है, एक धड़ा बीजेपी की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार नहीं की, हालांकि उनके पास बहुत अच्छा मौका था। दूसरा शरद पवार की बात करेंगे और तीसरा उद्धव ठाकरे की भी बात करेंगे। और बात करेंगे क्या इसी हिसाब से बीजेपी की जो संख्या 240 सांसदों की लोकसभा में है, उसके जरिए, इन्हीं सब कारणों के जरिए वो अपनी संख्या बढ़ाने वाली है। चर्चा में मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले बात करेंगे संजय राउत के आरोपों की, जिन्होंने ये कहा है कि बीजेपी 10 सांसद तोड़ने वाली है, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो चुका है पहले। नहीं, संजय राउत को अपनी पार्टी जब टूटी थी तो पता नहीं चला, और मुंबई में बैठे बैठे बिहार में जेडीयू टूटने वाली इस बात की जानकारी मिल गई। देखिए, सब कुछ साफ हो चुका है और ये संजय राउत जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं। ठीक और है। नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि हम 2 बार गलती से चले गए थे। नीतीश कुमार ने कहा है ये बात कल बयान में। अब नहीं जाने वाले, और बोले कि अब मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दूं, क्योंकि ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन पत्रकार है कि मानते ही नहीं है। लेकिन इधर की बात नहीं कर रहा, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कौन संभालेगा। वो चुनाव के बाद की बात है। नहीं, नीतीश कुमार के बाद सर, आज नहीं, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब नीतीश कुमार रिटायर होंगे या और शारीरिक क्षमता उतनी नहीं रहेगी कामकाज करने वाली। नीतीश कुमार अगले 5 साल तक एक्टिव राजनीति में रहने वाले हैं। जाइए, ये भी मैं आपको बता के जाता हूं। ये क्यों बैठे बैठे कयास लगाया ना, ये पिछले 5-6 साल से चल रहा है। नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा, जेडीयू का क्या होगा। जब मैं बिहार के स्थानीय चैनलों में काम करता था, उस वक्त भी चलता था कि नीतीश के बाद जेडीयू का काम क्या होगा। उसके बाद सरकार बनी, चलाई 5 साल, फिर अभी हो रहा है कि क्या होगा। अब जब होगा वो होगा। नीतीश कुमार इतने सक्षम हैं कि वो अपनी पार्टी का कमान सही व्यक्ति तक दे के जाएंगे। और हर रीजनल पार्टी के साथ ये समस्या है। अब जिसका बेटा राजनीति में नहीं है, ममता के बाद टीएमसी का क्या होगा, इस तरह के सवाल उठते हैं ना। बाकी दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, हेमंत सोरेन के बाद जेएमएम का क्या होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, वो हो जाता है। वो क्या कुछ नहीं होता है, वो पार्टी चलती रहती है, या फिर पार्टी के कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं। ये इतनी लंबी राजनीति नहीं। और दूसरी बात मैं साफ साफ बता दूं कि जेडीयू न टूटने वाली है, न कुछ होने वाला है। एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर एक और है जी, सुनना चाहेंगे? जी जरूर। आरजेडी टूटने वाली है। अब पूछे कैसे? क्या बात कर रहे हैं? अब मानिएगा नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूं ना कि जो बिहार की राजनीति को बिहार में रहकर नहीं समझेगा ना, वो दिल्ली से नहीं समझ में आएगा। हाँ। देखिए, अभी जो चल रहा है, आरजेडी के अंदर 2 गुट चल रहे हैं। एक गुट में लालू यादव, पुराने नेता, उनकी बेटी जैसे रोहिणी और मीसा और तेज प्रताप यादव। दूसरे गुट में तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री यादव और उनके अपने लोग हैं। अब हुआ क्या है पिछले 2-3 दिनों में, ध्यान से सुनिएगा लालू परिवार के अंदर क्या हुआ है जी। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चाचा के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। उस बात को काटते हुए अगले दिन लालू यादव ने कहा कि नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो मेरे पुराने मित्र हैं। इसी बात को लेकर जब मीसा भारती से सवाल किया गया, फिर तेजस्वी का बयान आया, बोला कि नहीं नहीं, पिताजी से तो ऐसे ही बुलवा दिया होगा पत्रकारों ने, उनके कहने का मतलब ये नहीं होगा। फिर मीसा भारती का बयान आया कि नहीं, लालू जी का वाक्य अंतिम वाक्य है और नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। फिर रोहिणी ने कहा कि लालू यादव जो कह दिए वो कह दिए, आरजेडी में यही होता है। 2-2 बार तेजस्वी के कह रहे हैं कि नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
और ये कह रहा है कि नहीं, इनके जो बहनें हैं कह रही कि नहीं भाई, लालू जी जो बोल दिए सो बोल दिए। तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि भाई चल क्या रहा है, लालू जी बोल रहे हैं कि खुले हैं दरवाजे, मीसा जी बोल रहे हैं कि खुले हैं दरवाजे, रोहिणी बोल रही है खुले हैं दरवाजे, और तेजस्वी बार बार बोल रहे हैं कि दरवाजे बंद हैं, आखिर क्या चल रहा है परिवार में। तेज प्रताप बहुत सच्चे आदमी, मतलब उनको उनके मन में जो रहता है बोल देते हैं। उन्होंने क्या कहा पता है कि मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं लालूवादी हूं, मतलब कि मैं लालू की तरफ हूं। तो नीतीश को तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए। फिलहाल किस बात को लेके इनमें जो खटपट हुई है वो आप समझिए। लालू प्रसाद यादव दिल से चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, ये उनकी इच्छा है। लेकिन जो बेटा है वो भी बाप के कहे अनुसार चलेगा तब ना। अब देखिए, लालू यादव जमीनी नेता है, उनको समझ में आ रहा है कि समीकरण क्या है बिहार के। वो चाहते, उनको पता है कि नीतीश कुमार मजबूरी है हमारी, जब तक नीतीश इधर नहीं आएंगे कि सरकार नहीं बन रही। मुलायम सिंह यादव अक्सर लालू यादव से एक बात मजाक में कहा करते थे कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया ना अपने जिंदा रहते, तुम बना के दिखा देना। ये बात लालू यादव के दिल में बैठी हुई है कि एक बार अपने जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में देख लो। लेकिन हो क्या रहा है कि ये मान ही नहीं रहे। और पता है, ये परिवार में फूट इतनी बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक मजाक किया है, वो नीरज जी हैं, उन्होंने कहा है कि अपने जीते जी लालू अपने परिवार और पार्टी को अच्छे से बंटवारा करके जाए, नहीं तो बाद में बहुत लड़ने वाले हैं। ठीक है सर, ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, बात महाराष्ट्र की अगर करें तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर प्रकाश डाल दीजिए एक बार। देखिए, शरद पवार आ रहे हैं, शरद पवार आ रहे हैं, उनके पास 9 सांसद हैं। 9 सांसद है। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, शायद आपके साथ या किसी और के साथ, कि अक्टूबर तक नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत लाने जा रही है। कैसे सर, कैसे? अब कैसे मैंने उस वक्त बताया, गुंजाइश कहां है? गुंजाइश जेडीयू में है, गुंजाइश शरद पवार में है, गुंजाइश उद्धव ठाकरे में है, और कहां? अक्टूबर नवंबर तक इंतजार टीएमसी नहीं आएगी, अखिलेश यादव नहीं आएंगे, कांग्रेस नहीं आएगी, यादव नहीं आ रहे हैं, स्टालिन नहीं आएंगे। सर गुंजाइश तो यही है महाराष्ट्र और बिहार में। नहीं, और भी कुछ जगह है जहां पे अभी आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा, लेकिन इतना जान जाइए कि इतने सांसद जरूर आ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत हो जाएगा। सर 12 सांसद जेडीयू के, 9 सांसद, माफ करिएगा सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाइपोथेटिकल है। 12 सांसद जेडीयू के, 9 सांसद शरद पवार के, और उद्धव ठाकरे के पास भी शायद 9 सांसद। 9 18 और 12 कितना हो गया? 30। 20 10 30 हो गए, 30 हो गए। 240 से 270। हाँ, और भी कुछ हिटपुट है 2-3, मतलब देखिए 272 आ रहा है। अक्टूबर नवंबर तक का इंतजार कीजिए, सब कुछ अब इस वक्त वीडियो में बताना सही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्टूबर नवंबर तक पूर्ण बहुमत प्राप्त कर अच्छा, रही है। कल ही आप कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को लेगा कौन, तो क्या कुछ स्थिति ऐसी बन सकती है, कोई परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि उद्धव ठाकरे को ले लें एनडीए के साथ? नहीं, देखिए, कभी भी उद्धव ठाकरे को डिमीन करने या उनका अपमान करने हाँ की कोशिश नहीं की बीजेपी या ने। फिर इस नहीं, बीजेपी ने नहीं कोशिश की। ये जो भी किया गया था उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया था, और बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी जी भी, वो आज भी करते हैं। और उन्होंने कहा, हाँ, वो उन्होंने आज भी कहा है कि बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं। तो सोचिए कि एक ऐसी पार्टी है जो आपके पिता का सम्मान करी, आपकी आइडियोलॉजी के अनुसार है, आप सिर्फ खुद मुख्यमंत्री बनना था, इस ईर्ष्या में, द्वेष में, डाह में, जलन में आप चले गए ऐसे पक्ष में जहां आपका कुछ नहीं मिलता था। सिमिलर ठीक है सर, वक्त वक्त लगेगा अक्टूबर नवंबर के बाद। हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन जो 240 की गिनती है, ये आपको 270 या उससे ज्यादा की देखने के लिए मिल सकती है। 3 पार्टियों का विलय हो सकता है, नाम आपको बताया। आपका ध्यान भी नहीं जा रहा है, पार्टियों का विलय मतलब कुछ और दल जो है वो समर्थन भी कर सकते हैं, हाँ, समर्थन कर सकते हैं, विलय ही होगा। अब अपनी स्ट्रेंथ एनडीए बढ़ाने वाली है। सर जितने नाम मुझे याद आए मैंने आपको नाम गिनवा दिया, आपने किसी पे हाँ ही नहीं की, तो बताइए क्या करें? फिर घूम फिर के यही 3 पार्टियों पर आ गए। अभी क्या बोलेंगे? देखिए, मैं
अभी प्रामाणिक तौर पे आपको बोल रहा हूं कि अक्टूबर नवंबर के बाद एनडीए की स्ट्रेंथ और बढ़ने वाली है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल राजनीति स्थिर है, लेकिन जैसे मैंने कहा था अस्थिर होने वाली है। कब होगी ये देखने वाली बात होगी। जेडीयू के भविष्य के नेता के तौर पर भी किसे वो देख रहे हैं वो भी बात है। शरद पवार की तरफ से भी इशारा मिल चुका है, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी। अब संजय राउत के जो बयान है वो अभी देवा भाव कह के उन्होंने अपने मुखपत्र में संबोधित किया देवेंद्र फडणवीस को, जब वो एक नक्सल प्रभावित जिले में गए। उसके बाद सुप्रिया सूले ने और संजय राउत ने, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उन दोनों ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। और ये तारीफ विपक्ष में बैठकर ऐसे ही नहीं की गई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेश और अंदेशा जरूर दिया गया। जी आखिरी लाइन पंकज जी, आखिरी लाइन। बात मैं बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन के कुछ और दल टूट के एनडीए की तरफ आने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के देखिएगा, हाँ, अक्टूबर नवंबर या उससे पहले ही? पहले भी आ सकता है, लेकिन जो मोटा मोटी चांसेस है कि अक्टूबर नवंबर, बिहार इलेक्शन के बाद आ जाएंगे। उसके बाद सरकार को लोकसभा में जो बहुमत नहीं है, कानून पास करवाने में भी आसानी हो सकती है। जो फिलहाल जेपीसी चल रहा है, शायद उसके बाद वो ना चले। पंकज जी धन्यवाद। चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएगा। नमस्कार।